हेलो सर, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और भारतीय संविधान से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में पूरा कर रहे हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 23 टॉपिक जो है 23 सर्वोच्च न्यायालय, जो कि एक पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी टॉपिक है। सर्वोच्च न्यायालय जो एक भारतीय संविधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जानी जाती है, यानी कि जो जब किसी काम को कोई नहीं कर सकता उसे सर्वोच्च न्यायालय में लाया जाता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय एक भारतीय संविधान का बहुत ही बड़ा एक भाग है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, चाहे हमें पढ़ना हो चाहे ना पढ़ना हो। ठीक है, चाहे हमें पेपर देना हो चाहे पेपर ना देना हो, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो इसके बारे में आज जानने के लिए हम आप लोग को लाए हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। इसको बाकी अगर वन लाइनर है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को समझाने की पूर्णतः कोशिश कर रहे हैं थ्योरी, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। केवल क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, रटने का कोई मतलब नहीं है, अगर जब तक आप इसे समझ ना लें। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट, इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट, शॉर्टकट में कहें तो एससी कह सकते हैं, हिंदी में सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय भी इसी का नाम है। क्या है? उच्चतम न्यायालय। तो इतना तो समझ लो। ठीक है, अगर इसका अनुच्छेद बोले, तो अनुच्छेद क्या है? 124 से 147 तक। अनुच्छेद कितना है इसका दोस्तों? अनुच्छेद अगर इसका अनुच्छेद बोले तो अनुच्छेद इसका है 124 से 147 तक। 124 से 147 तक इसका क्या है? अनुच्छेद है। 124 से 147 तक इसका अनुच्छेद है। इसमें क्या है कि 124 में क्या है? अनुच्छेद की सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट के गठन की 124 इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं कि बार बार पेपर में आता है कि सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात किस अनुच्छेद में की गई है। ये भी एक क्वेश्चन हो रहा है आपके लिए कि सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात किस अनुच्छेद में की गई है। तो 124 अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट को और किस नामों से जाना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। अनुच्छेद कितना है? 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई है। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? के भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? यानी संघीय न्यायपालिका कौन है? तो अगर राज्य न्यायपालिका बोले तो कौन है? वो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय। अगर संघीय न्यायपालिका बोले तो वह कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे कहते हैं उच्चतम न्यायालय। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5। भाग 5 में संघ का उल्लेख है, और संघ के अनुच्छेद 124 से 147 में संघीय कार्यपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। ठीक है, तो भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि याद हो जाए, और क्वेश्चन यहीं से आते हैं बार बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है और जब होती है? यानी सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब। क्यों होती है तदर्थ न्यायाधीश की? तो इसके पहले हम लोग बहुत बातें जानने को इच्छुक होंगे कि क्या होता है, क्यों होता है। तो चलिए क्वेश्चन के ही माध्यम से समझते हैं। सब क्वेश्चन है, ठीक है, आगे सब क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश को इंग्लिश में कहते हैं एडोक जज। ठीक है, एडोक जज की नियुक्ति कब होती है, क्यों होती है? तो एडोक जज क्या होते हैं कि जब जब सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की संख्या कम हो जाए, यानी किसी न्यायाधीश की संख्या कम हो जाए और उनके पास जो मामला है बहुत अधिक हो जाए, तो उसके लिए क्या किया जाता है? एडोक जज की नियुक्ति की जाती है, यानी अन्य जजों की नियुक्ति की जाती है। तो किसमें है? तो न्यायालय वो किसमें है? एडोक जज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो किसमें है? तो अनुच्छेद 127 में बात करता है कि एडोक जज की बात अनुच्छेद 127 में करता है। ठीक है, तो माध्यम से समझते हैं। 127 अनुच्छेद में किसकी बात करता है? एडोक जज की। तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के, क्या कर रहा है, जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गढ़पूर्ति नहीं होता है। वही चीज़ बताए हम कि यानी कोरम गढ़पूर्ति यानी न्यायाधीश कम होते हैं जब सर्वोच्च न्यायालय में, तो उनके लिए क्या, उनके स्थान को भरने के लिए यानी कमी को पूर्ति करने के लिए एडोक जज की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे।
कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में अगर पूछे कि जो एडोक जज होते हैं जिसे तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी राष्ट्रपति की अनुमति लेने के बाद ही कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। अगर संविधान की बात करें दोस्तों कि संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है, तो वह कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय। कौन, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। यानी पूछ रहा है कि अगर सुप्रीम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको क्या न्यायाधीश बनना है तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, या तो 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकील, या तो 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकील, या 5 वर्ष हाई कोर्ट में जज। ठीक है, दो चीज़ें, या हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहा हो या 10 वर्ष तक वकील रहा हो। और क्या होना चाहिए, और राष्ट्रपति के नज़र में एक अच्छा जानकार होना चाहिए, किसे, अगर वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जाता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश की उम्र, यानी जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं उनकी एज लिमिट क्या है, यानी कब तक वह अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो उनकी आयु सीमा जो है अधिकतम वह क्या है, 65 वर्ष। क्या है, 65 वर्ष, जिसे सेवानिवृत्ति की आयु कहते हैं, वह कितनी है, 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन भी वही है, याद रखना। तो उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव हो जाने पर पदच्युति मतलब यानी कि उनकी पद का जो हटाया जाना है का आदेश कौन जारी करता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग अगर प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है, प्रस्ताव पारित हो गया, उनको महाभियोग प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है, न्यायाधीश को। तो अगर पारित हो जाने के बाद उनकी पद का जो उनके पद से हटाए जाने का आदेश कौन जारी करता है, तो राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति, याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अगर बात की जाए तो कितना मिलता है, 2,80,000। कितना, 2,80,000, 2,80,000, 2,80,000, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की प्रतिमाह वेतन कितना होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की, अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो 2,80,000, अन्य न्यायाधीश की बात करें तो 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, यानी कि साल भर का 18 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, किसको, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आया है कि किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कितनी बार क्वेश्चन आया है पेपर में, तो किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों लाया गया था दोस्तों, क्योंकि जो कंपनियां थी अपने मनमानी कर रही थी भारत में। ठीक है, और कंपनी जो थी घाटे में जा रही थी, इसलिए ब्रिटेन सरकार भी घाटे में जा रही है। अगर कंपनी किसी सरकार की, किसी देश की घाटे में जाएगी तो नॉर्मल बात है कि वह सरकार भी घाटे में जाएगी। तो कंपनी पर अधिकार जमाने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। ठीक है, मुख्य काम इनका यही था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद यहाँ पर भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, स्थापना हुई थी, यानी स्थापना हुई थी कब, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि किसके अंतर, अब दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको कि अगर सर जी तो बता रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो जो भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय, सर्वप्रथम की बात करें और बाद की बात करें तो सर्वप्रथम जब उसकी नींव डाली गई थी तो वह किसके तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन भारत में दिल्ली में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई वह किसके तहत, 1935 के अधीन। ठीक है,
1935 के अधीन, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था है। यानी जो मूल रूप, आप लोग अन्यथा मत लेना, मतलब आप लोग क्या कमेंट में कर देते हो कि सर गलत पढ़ाए हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन सुना करो कि मूल रूप पूछ रहा है। यानी जब संविधान में, यानी जब मुख्य सब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, मूल रूप, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उस समय एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश थे, तो 7। कितने थे? 7। लेकिन अब क्या है, अब सुप्रीम कोर्ट में 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। कुल मिला के 34 जज हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इस समय की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन कर रहा है वो मूल रूप से, यानी जब अपना सर्वोच्च न्यायालय बना था, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है दोस्तों, कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान है। 30 नहीं होगा, 33 होगा। 30 नहीं, 33। डाटा थोड़ा पीछे आके दिया है, 30 नहीं 33 होगा, ठीक है। तो 33 इस समय अन्य न्यायाधीश हैं और एक क्या है, मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। यानी उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में अगर जो आपके न्यायाधीश हैं उनकी संख्या में अगर वृद्धि करना हो, यानी कितनी संख्या कम हो, अगर उन्हें में वृद्धि करना हो, तो यह अधिकार किसके प्राप्त है, तो संसद को। किसे प्राप्त है? संसद को। संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो भी वह कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। चाहे न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश हों चाहे अन्य न्यायाधीश हों, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। यानी कार्यवाहक, यानी कि जब मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं हो, किसी कारणवश उनका पद खाली हो, तो अन्य न्यायाधीश को क्या किया जाता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात आए तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसके परामर्श करते हैं। यानी राष्ट्रपति जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो हो गई, लेकिन अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में किससे सलाह लेते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। किससे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। जैसे मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति होती है तो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं, पहले प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। उसी तरह राष्ट्रपति क्या करते हैं, पहले कॉलेजियम के आधार पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, फिर उनकी सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनका काम कौन करेगा। यानी किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों चले गए विदेश, दोनों का साथ में घूमने का मन किया, दोनों का किए चले गए विदेश, ठीक है। तो अगर विदेश गए तो उनका पद तो खाली हो गया, ठीक है, उनका पद खाली हो गया। या दोनों बीमार हो गए, दोनों एक ही कार में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, दोनों की टांगें टूट गई, दोनों बैठ गए घर, तो उनका पद खाली हो गया। तो उनके पद पर कौन बैठेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश को बैठाया जाएगा। उनका काम कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। यानी कि ऐसा कब, किसको मुख्य न्यायाधीश को ऐसा मौका मिला जिसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, तो कौन थे? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। कौन थे? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। अगला क्वेश्चन है क्या सेवानिवृत्त के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अगर पैसे की ज़रूरत हो जाए, ठीक है, और वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, यानी 65 वर्ष हो गया है, वो पहले जज के रूप में थे और उनको हटा दिया गया है, अब तो घर निठल्ले बैठ गए, ठीक है, अब उनका पैसे की कमी हो गई, वो सोच रहे हैं क्या वकालत कर लें, जाकर वकालत कर लें। तो नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है संविधान में कि वह वकालत कर सकते हैं, ठीक है, कि वह वकालत कर सकते हैं, क्योंकि वह किसी बड़े पद पर धारण कर चुके हैं, ठीक है, तो वह अब छोटे पद के लिए नहीं बने हैं, तो उनको घर ही बैठना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किससे प्राप्त है, तो संसद को। यानी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, यानी उनके कितने अधिकार हैं, उनको सीमित करने का, उनको बढ़ाने का अधिकार किससे प्राप्त है, तो संसद को। किसे? संसद को। आगे की कह रहा है क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी सर्वोच्च जो न्यायालय है उसमें न्यायिक
जो उसमें काम काज होते हैं वो किस भाषा में होते हैं, तो अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च जो न्यायालय है वो किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है, यानी उस पर अपनी जांच बैठा सकता है, देख सकता है, तो वह अधीनस्थ न्यायालय, जो उनके नीचे न्यायालय आते हैं जैसे हाई कोर्ट वगैरह हो गए, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालयों की क्या करता है? निरीक्षण करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका है कैसी है? जो भारत में न्यायपालिका है वो किस प्रकार की न्यायपालिका है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका है। किस प्रकार की न्यायपालिका है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है एकीकृत, यानी जो न्यायपालिका है वह एकीकृत है, ठीक है। उसका स्वरूप कैसा है? एकीकृत। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार किससे प्राप्त है, तो उच्चतम न्यायालय को क्या प्राप्त है? न्यायिक पूर्वावलोकन। अगर इसकी अनुच्छेद की बात की जाए तो 139 अनुच्छेद, अगर पूछे अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद कितना है दोस्तों? 139। 139 अनुच्छेद की बात की जाए तो 139 अनुच्छेद में क्या किया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट इसमें अपने ही फैसले को क्या कर सकती है? बदल सकती है। कैसे? कि जैसे मान लीजिए कि 1960 में, ठीक है, 1960 में क्या आया था? चंपकम दोराई राजन मामला आया था। कहाँ? 1960 में चंपकम दोराई मामला और बेरूबारी मामला आया था। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो उसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना जो है, जो हम संविधान पढ़ते हैं पहला पेज में हमारा प्रस्तावना या उद्देशिका मिलता है, तो उसको क्या कहा गया था? संविधान का अंग नहीं माना गया था। कब? 1960 में बेरूबारी मामला गया था। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। बेरूबारी मामला जिसको आप बहुत बार सुने होंगे। तो 1960 में बेरूबारी मामला गया था। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वो संविधान का अंग नहीं है, यानी उसे संविधान में शामिल नहीं किया गया। लेकिन केशवानंद भारती केस जब आया 1973 में, 1960 से 1973 13 साल के बाद आया कौन? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जो न्याय थे, निर्णय थे, उसको बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना को संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। और क्या कहा कि संसद इसमें चाहे तो संशोधन कर सकती है, लेकिन एक बात और कह दिया कि लेकिन इसका मूल ढांचा क्या है? परिवर्तित ना हो। अगर इसमें आप संशोधन कर रहे हैं, इसकी मूल ढांचा जो बनी हुई है उसमें कोई परिवर्तन ना आए। तो अपने ही फैसले से क्या कर गई? बदल गई। कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज लिखा है आर्टिकल 137 में। तो आर्टिकल 137 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 137 में लिखा गया है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 137 में। इसका मतलब क्या होता है कि अपने ही फैसले पर बदल जाना। किसका? सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। अब तो मालूम हो गया होगा क्या है न्यायिक पुनरावलोकन, क्या है केशवानंद भारती केस, क्या है बेरूबारी मामला, ठीक है। बेरूबारी मामला 1960 में आया, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में आया, उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया और कहा गया कि संसद चाहे तो इसमें संशोधन भी कर सकती है, लेकिन इसका मूल ढांचा परिवर्तित किए बिना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? आईएएस बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपको उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना है तो यह अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, पढ़े हैं, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं? जब न्यायाधीशों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में कम हो जाए या लगे कि खाली है तो क्या कर सकता है? एडोक जज यानी तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों के बीच में होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? यानी जो केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद है, उनके विवादों का निपटारा करने के लिए जो उच्चतम न्यायालय की शक्ति है वो किसके अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मूल अधिकारिता के अंतर्गत, ठीक है। आईएएस में क्वेश्चन पूछा है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे को अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? यानी मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित अभी बताए हैं 1973 का जो केशवानंद भारती केस था,
उसमें ही कहा गया कि संविधान प्रस्तावना का अंग है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचा परिवर्तित ना हो। तो किस वाद में कहा गया था? तो केशवानंद भारती केस में। लेकिन इसमें कोई केस ऐसा नहीं है जो केशवानंद भारती केस हो, ऑप्शन ऐसा नहीं है। तो ये सारे गलत होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो कौन है जो अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? कौन है दोस्तों? तो अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। ठीक है, 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना क्या बताता है? कि संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन वनडे एग्जाम में नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन, बाकी आ भी सकता है, इसको देख लेना एक बार, हम तो पेपर बनाने वाले नहीं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। कौन सही है इसमें से एक, उसको बताना है आपको। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है? सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है? नहीं, यह तो बहुत इसके पास क्षेत्राधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, यह केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है? बिल्कुल नहीं। यह केवल परामर्श संबंधी एवं तथा अपीलीय, कोई केवल कैसे कर सकते हैं आप? यह मूल, अपीलीय, परामर्श सभी संबंधी क्या करता है? इसके पास क्षेत्राधिकार है। मूल संविधान, मूल अधिकार संबंधी हो, अपीलीय अधिकार संबंधी हो, परामर्श संबंधी अधिकार हो, ये सब किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है कि लोकहितवाद यानी मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है? तो मुकदमा, ये भी आप लोग के मन में आना चाहिए, आखिर मुकदमा जो शब्द है ये कहाँ से आया है भाई, कौन इसको ला दिया? तो किस देश से लाया गया है? किस देश से लाया गया है? तो अमेरिका, यूएसए यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर विवाद के मामले को किसके प्रस्तुत किया जाएगा? यदि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो रहा है, अगर दोनों में विवाद हो जाए तो किसके सामने यह मामला प्रस्तुत किया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के पास, यानी भारत के उच्चतम न्यायालय के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो किससे ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। जो भारत का राष्ट्रपति है, ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति है वह कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। और यह उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 143 में। यह चीज उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 143 में। अगला क्वेश्चन वही करा है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है अनुच्छेद 143 से। अनुच्छेद 143 से। और ये जरूरी नहीं है कि अगर राष्ट्रपति परामर्श मांगता है सुप्रीम कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट दे ही दे, वह नहीं भी दे सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? पहली बार सीधे मामलों की सुनवाई की योग्यता। पहली बार सीधे, यानी पहली बार सीधे मामलों की सुनवाई की योग्यता किसके पास है? न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? ठीक है, तो अगर उच्चतम न्यायालय परमादेश जारी करती है, 5 प्रकार की रीट जारी करती है, ठीक है, तो उसमें क्या है? एक परमादेश है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, ठीक है, इस तरह से होकर एक क्या है? परमादेश है। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किससे जारी किया जाता है? किसके लिए जारी किया जाता है? तो अधिकारी, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। यानी कोई अधिकारी है जो सरकारी आदेश को निभा नहीं रहा है तो उसके लिए क्या लाया? सुप्रीम कोर्ट जारी कर देगा, परमादेश जारी कर देगा, फिर उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत उच्चतम न्यायालय की शक्ति के आती है? ठीक है, यह किसके अंतर्गत आती है? इसको यह शक्ति किसे प्राप्त है? किसके द्वारा? तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत इसको यह शक्ति प्राप्त है। ठीक है, कि वह केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। यानी उच्चतम न्यायालय अगर दे रहा है राष्ट्रपति को सलाह तो कब कर दे रहा है? अपने मन से जाकर उसके यहाँ बैठकर तो देगा नहीं, जब वह मांगेगा तभी ना देगा। तो वही क्वेश्चन कर रहा है, जब वह परामर्श के लिए अनुमति ले तब। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993, क्वेश्चन यहाँ से एक और बन रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम कब आया? तो 1993 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश क्या बन सकते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के
अध्यक्ष बन सकते हैं, जो 1993 में लाया गया। तो इनका भी सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायमूर्ति है, मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका ये भी खाली नहीं बैठ सकते। अगर चाहे तो ये क्या बन सकते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, लेकिन वकील तो नहीं बन सकते। ठीक है, वकील नहीं बन सकते, याद रखना, वकील नहीं बन सकते। अगला क्वेश्चन है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति तो प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचों में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी किस वाद में कहा गया कि जो प्रस्तावना को संविधान का अंग भी माना गया और कहा गया कि संसद क्या कर सकती है, मूल अधिकार में परिवर्तन भी कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित किए बिना। तो कौन सा केस था, केशवानंद भारती केस 1973, बेरूबारी केस 1960, याद रखना। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरा लाल जे कानिया। अगर पूछे कि सर्वप्रथम कौन मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, तो हीरा लाल जे कानिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा, तो बी वाई चंद्रचूड़। कौन, बी चंद्रचूड़, जिसे क्या कहते हैं, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा, तो कमल नारायण सिंह ऐसे न्यायाधीश थे जो सबसे कम समय तक क्या किए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो फातिमा बीबी। आप लोग से क्वेश्चन यह है कि सुप्रीम कोर्ट की यानी उच्चतम न्यायालय की सर्वप्रथम पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। ऑप्शन दे देना इसका जो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे देना, तो देखते हैं कौन बता पाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पहली मुख्य न्यायाधीश, महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर करना है इसका, देखते हैं कौन बताता है। अगला जो क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है, तो सर्वोच्च न्यायालय को। किसे, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है, तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कहता है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेख न्यायालय है, तो अनुच्छेद 129 बताए थे, अनुच्छेद 129। ठीक है, अनुच्छेद 129 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक अधीनस्थ न्यायालय है, मतलब अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, क्या है, अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है, अभिलेख न्यायालय का मतलब नहीं समझेंगे। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि वह कोई मुकदमे का जो अपना निर्णय सुना दे, ठीक है, उसको लिख दिया जाता है। तो जो ऐसे आपका उच्च न्यायालय है, तो उस तरह का मामला अगर उच्च न्यायालय में आया तो क्या होगा, उससे अलग नहीं फैसला सुना सकता है, उसके विरुद्ध नहीं जा सकता है, इसलिए वह क्या है, एक नज़ीर की तरह कार्य करता है, अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL कहते हैं, ठीक है, तो लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। जब PIL भारत में प्रस्तुत किया गया न्यायालय में, तो कौन थे उस समय आपके सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति, तो PN भगवती। कौन थे, PN भगवती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक एडवोकेट होना चाहिए। फिर से वही क्वेश्चन, 10 वर्ष हाई कोर्ट में एडवोकेट या 5 वर्ष हाई कोर्ट में जज। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके। संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके किसे हटाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, तो भारत की संसद के पास न्यायालयों में क्या करना है, न्यायाधीशों की संख्या अधिक बढ़ाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किसके आहरित होता है, यानी सर्वोच्च जो न्यायालय है उसके उसके सदस्यों का जो वेतन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, क्या आकस्मिक निधि से मिलता है या संचित निधि से, तो संचित निधि से मिलता है। याद रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को या अन्य न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, संचित निधि से। कहाँ से, संचित निधि से। तो आशा करते हैं दोस्त आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दो। धन्यवाद। अगला जो टॉपिक होगा हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।